एवरीवन, वेलकम टू ITLS अकेडमी। हमारा लेक्चर है मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी का कंटिन्यूएशन। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं साइनोवियल सार्कोमा ट्रांसलोकेशन। इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हम पढ़ेंगे। 2 पार्ट्स इससे पहले भी कवर हो चुके हैं। पार्ट 3 है और चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 3। Paired box forkhead in rhabdomyosarcoma, PAX3, FKHR, PAX7, FKHR, T1:13, T2:13. Rhabdomyosarcoma, इसको RMS भी बोलते हैं शॉर्ट में, is the most common soft tissue sarcoma of childhood। ये चाइल्डहुड का सार्कोमा है, बच्चों में होने वाला सार्कोमा है, जो कि सबसे ज़्यादा बच्चों में ही देखा जाता है और शॉर्ट में इसको RMS बोला जाता है। अकाउंटिंग फॉर 10% ऑफ ऑल सॉलिड ट्यूमर्स इन चिल्ड्रन, बच्चों में होने वाले सॉलिड ट्यूमर्स का 10% यही रैप्डोमायोसार्कोमा बनाता है। In addition to alveolar rhabdomyosarcoma, there are 2 additional histological forms of RMS। rhabdomyosarcoma का alveolar rhabdomyosarcoma के अलावा भी 2 पार्ट हैं, एक है एम्ब्रियोनल और एक है प्रिमिटिव। Translocations involving the forkhead in the rhabdomyosarcoma gene, that is FKHR, also called FOXO1A, and the paired box gene, जिसको कि PAX3 और PAX7 भी बोला जाता है, are frequently found in ARMS। ARMS का मतलब है यहाँ पे alveolar rhabdomyosarcoma। इस alveolar myosarcoma के केस में जो पेयर्ड बॉक्स जीन्स होते हैं ये भी इन्वॉल्व होते हैं। PAX3 एंड PAX7 मेनली इसमें इन्वॉल्व होते हैं। The majority of alveolar rhabdomyosarcoma displays the T2:13 translocation, while the T1:13 variant present with 1/3 frequency as T2/3. Both translocations are detected by FISH, that is fluorescent in situ hybridization, RT-PCR, and real-time PCR. RT-PCR is a reverse transcriptase PCR and real-time PCR is another thing. So these are the methods by which you can detect translocations. अब आता है साइनोवियल सार्कोमा ट्रांसलोकेशन क्रोमोसोम 18। साइनोवियल सार्कोमा ब्रेक पॉइंट 1 and 2, SYT SSX1, SYT SSX2, TX18 P11-2 Q11-2. A recurrent reciprocal translocation between chromosome 18 and the X क्रोमोसोम। यहाँ पे देखिएगा जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है वो क्रोमोसोम 18 और क्रोमोसोम X के बीच में हो रहा है और ट्रांसलोकेशन भी रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन टाइप का हो रहा है। So this translocation between 18 and X chromosome is found in साइनोवियल सार्कोमा। साइनोवियल सार्कोमा के केस में ये रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन देखा जाता है एंड इट इज़ अ रेयर टाइप ऑफ कैंसर ऑफ द मसल्स। ये एक बहुत कम पाया जाने वाला बहुत रेयर टाइप का कैंसर है मसल्स का। इसके साथ ही ये कैंसर फैट में, फाइब्रस टिश्यूज़ में, ब्लड वेसल्स में और अदर सपोर्टिंग टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी में पाया जा सकता है।
दी TX18, यहाँ पे T रिप्रेजेंट करता है ट्रांसलोकेशन को, क्रोमोसोम X और 18 क्रोमोसोम के बीच में जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है। ट्रांसलोकेशन फ्यूजेस द साइनोवियल सार्कोमा ट्रांसलोकेशन। अब ये जो ट्रांसलोकेशन है ये साइनोवियल सार्कोमा के ट्रांसलोकेशन को फ्यूज कर देता है। क्रोमोसोम 18 जीन जिसको कि SS18 बोला जाता है और SYT with either of two related genes on the X chromosome. Synovial sarcoma translocated to X, जो synovial sarcoma होता है ये X पे ट्रांसलोकेट हो जाता है। SSX1 and SSX2. The latter genes are two of 5 variant, जो बाद के जीन्स होते हैं वो और अदर इसके वेरिएंट्स होते हैं SSX1, SSX2, SSX3, SSX4 and SSX5. The TX18 translocation is detected by fluorescence in situ hybridization or reverse transcriptase PCR. यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। RT-PCR is used to detect the T11-22, 11 और 22 क्रोमोसोम के बीच में जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है उसको डिटेक्ट करने के लिए RT-PCR का यूज़ किया जा रहा है। म्यूटेशन इन इवनिंग सार्कोमा। One primer is designed to hybridize to the EWS gene. एक प्राइमर EWS जीन को हाइब्रिडाइज करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है on chromosome 22 and one primer to the FLI1 gene on chromosome 11. यहाँ पे देख सकते हैं ये क्रोमोसोम नंबर 22 है, ये क्रोमोसोम नंबर 11 है। क्रोमोसोम नंबर 22 में EWS जीन प्रेजेंट है, जो FLI1 जीन है उसमें क्रोमोसोम 11 में प्रेजेंट है ये जीन। यहाँ पे ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस हो रही है। ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस के बाद में एक हाइब्रिड जीन बन रहा है, फ्यूज़न जीन बन रहा है, जिसमें कि EWS जीन और FLI जीन दोनों ही प्रेजेंट हैं। आगे देखते हैं। इफ़ द ट्रांसलोकेशन हैज़ अकर्ड, अगर ट्रांसलोकेशन हुआ है, द रिजल्टिंग फ्यूज़न ट्रांसक्रिप्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द ट्यूमर सेल्स विल यील्ड cDNA। अगर ट्रांसलोकेशन हुआ है तो जब इसको आप जो फ्यूज़न ट्रांसक्रिप्शन इसका कराएंगे तो यहाँ पे आपको एक cDNA कॉम्प्लीमेंट्री DNA देखने को मिलेगा। फिर क्या किया जाएगा, इस कॉम्प्लीमेंट्री DNA को एम्प्लीफाइड किया जाएगा, दैट इज एम्प्लीफिएबल विद द EWS एंड FLI1 प्राइमर। EWS और FLI1 के लिए प्राइमर्स यूज़ करके इसको एम्प्लीफाई कर लिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फ्यूज़न mRNA आइसोलेटेड फ्रॉम सेल्स, फ्यूज़न mRNA को सेल्स से आइसोलेट कर लिया गया है। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से कॉम्प्लीमेंट्री DNA बनाया गया है। देखिएगा यहाँ पे cDNA बन के तैयार हुआ है। अब जब cDNA बन के तैयार हो गया है तो जो EWS जीन है और जो FLI जीन है दोनों के लिए ही प्राइमर्स बना लिए गए, प्राइमर्स दोनों पे ही लगा दिए गए। अब दोनों तरफ से ये सिंथेसिस हो जाएगी और ये जो आपका फ्रेगमेंट है, पर्टिकुलर जीन्स हैं, ये एम्प्लीफाई होके आप डिटेक्ट कर पाएंगे इनको, क्योंकि ये एम्प्लीफिकेशन जब हो जाएगा तो डिटेक्शन भी इजी हो जाएगा। अब आता है ट्यूमर प्रोटीन 53, इसको TP53 भी बोला जाता है, 17p13 भी बोला जाता है। Mutations in TP53 are found in all types of cancers. TP53 में जो म्यूटेशन होता है वो हर प्रकार के कैंसर में देखा जा सकता है। And about 50% of all cancers have TP53 म्यूटेशन। 50% लगभग सारे कैंसर्स में TP53 म्यूटेशन होता है। The gene product of TP53, P53, is a 53,000
डाल्टन डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन जो DP53 और P53 का जीन प्रोडक्ट होता है, वो एक 53,000 डाल्टन का डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन होता है दैट कंट्रोल्स एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन, जो कि बाकी जीन्स के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। नॉर्मली P53 पार्टिसिपेट्स इन द अरेस्ट ऑफ सेल डिवीजन। जो P53 होता है ये सेल डिवीजन के अरेस्ट में पार्टिसिपेट करता है। इन द इवेंट ऑफ डीएनए डैमेज, अगर डीएनए डैमेज का कोई भी केस देखा जाता है तो उस केस में सेल डिवीजन का अरेस्ट हो जाता है P53 के पार्टिसिपेंट्स की मदद से। The arrest in the G1 phase of the cell cycle allows a repair enzyme to correct the DNA damage before DNA synthesis begins। होता क्या है, सेल साइकिल कुछ इस तरीके से चलती है। G1 S G2 M। कुछ इस तरीके से सेल साइकिल की फेज चलती है। G1 S G2 M। M फेज में एक्चुअल डिवीजन होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो G1 से जब S में जा रही है सेल, तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि जो G1 से S में लेके जा रहा है, तो उससे पहले G1 में जो जीन है उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, उसमें किसी तरीके की कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं है। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी होती है, जीन में कोई म्यूटेशन है या डैमेज हो जाए, तो उस केस में ये जो ट्रांसफ़र है G1 से S, इसको ब्लॉक कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। क्योंकि S में तो डीएनए का रेप्लिकेशन होना है, एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाने हैं S फेज़ में। तो अगर यहाँ पे पहले से ही कोई प्रॉब्लम रहेगी तो वो प्रॉब्लम भी तो यहाँ पे आके रेप्लिकेट हो जाएगी। इसीलिए किया क्या जाता है कि अगर G1 फेज़ में डीएनए में कोई म्यूटेशन हुआ, सेल साइकिल को यहीं पे हॉल्ट कर दिया गया, रोक दिया गया। अब क्या करते हैं, रोकने के बाद में अलग दिखाती हूँ, जो ये डैमेज्ड डीएनए है इसके लिए रिपेयरिंग मैकेनिज़्म चलती है। रिपेयरिंग की मैकेनिज़्म चलती है और इसको रिपेयर कर दिया जाता है। रिपेयर करके जब ये सही हो जाता है तो इसको दोबारा से सेल साइकिल में भेज दिया जाता है। लेकिन अगर दूसरी स्टेज में देखें, इसमें डैमेज है और ऐसा डैमेज है जो कि रिपेयर नहीं हो सकता। अगर रिपेयर पॉसिबल नहीं है तो क्या होता है, सेल की डेथ करा दी जाती है, सेल की एपोप्टोसिस करा दी जाती है। एपोप्टोसिस में सेल की डेथ हो जाती है, तो जो डैमेज वाला पार्ट होता है, ये डैमेज वाला पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है, ये सेल यहीं पे ख़त्म हो जाती है, आगे नहीं पहुंचती है। तो कुछ इस तरीके से ये जो सेल डिवीज़न है ये चलाया जाता है। डीएनए की सिंथेसिस शुरू होने से पहले ही रिपेयर एंजाइम्स को अलाउ कर दिया जाता है कि आप डैमेज को रिपेयर करिए, उसके बाद में ही हम डीएनए की सिंथेसिस करेंगे। वंस द डैमेज इज रिपेयर्ड, एक बार जब डैमेज रिपेयर हो जाता है, P53 प्रोटीन इज रिमूव्ड बाय बाइंडिंग टू अनदर प्रोटीन। P53 एक ऐसी प्रोटीन होती है जो कि इस रिपेयर में काम करती है। तो डैमेज के रिपेयरिंग के बाद में जो P53 प्रोटीन है ये रिमूव हो जाती है, एक दूसरी प्रोटीन से जुड़ जाती है जिसको कि हम बोलते हैं MDM2 होता है। जो P53 है, P53 अटैच्ड रहती है एक दूसरी प्रोटीन के साथ में जिसका कि नाम है MDM2। ये नॉर्मल, जब सेल में नॉर्मल डिवीज़न हो रहा है उस केस में P53 MDM2 से जुड़ी रहती है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई डैमेज हो गया, डैमेज के केस में क्या होता है, MDM2 इस P53 से अलग हो जाता है। P53 आती है, रिपेयरिंग करती है। अब जब रिपेयर हो जाता है, रिपेयर के बाद में ये दोबारा से जाके
MDM2 से ज्वाइन कर जाती है। यही यहाँ पे बताया गया है। Once the damage is repaired, P53 protein is removed by binding to another protein MDM2. MDM2 से P53 बाइंड हो जाती है और इसका डिग्रेडेशन हो जाता है, क्योंकि जब डैमेज नहीं है तो इस प्रोटीन का भी कोई काम नहीं है। Several studies have shown that mutated TP53 in tumor tissue is an indicator of poor prognosis. बहुत सारी स्टडीज से ये पता चला है कि अगर म्यूटेटेड TP53 होता है तो ये एक इंडिकेशन होता है कि पुअर प्रोग्नोसिस हो रही है ब्रेस्ट में, लंग, कोलन एंड अदर टाइप ऑफ कैंसर। बहुत सारे कैंसर्स में पुअर प्रोग्नोसिस देखी जा रही है। The significance of TP53 status as a predictor of decreased survival time or tumor replace is however controversial. लेकिन ये अभी तक कंट्रोवर्सी में है, अभी तक पे इस पे कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया है कि जो TP53 है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, किस तरीके से ये प्रेडिक्ट करता है सर्वाइवल टाइम को और किस तरीके से ट्यूमर रिलैप्स में काम करता है। नेक्स्ट आता है अटैक्सिया टेलेंजैक्टेसिया म्यूटेटेड जीन, इसको ATM बोला जाता है शॉर्ट में। दिस डिसीज इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द ATM। ATM का मतलब है अटैक्सिया टेलेंजैक्टेसिया म्यूटेटेड जीन। इसमें 80 म्यूटेशन होता है, 80 म्यूटेटेड जीन होता है ऑन क्रोमोसोम 11, क्रोमोसोम नंबर 11 पे इसमें म्यूटेशन देखा जाता है। ATM mutations are also present in some types of leukemias and lymphomas. ये जो ATM में म्यूटेशन होता है ये कुछ ल्यूकेमिया में और कुछ लिम्फोमास में भी देखा जाता है। The ATM gene product is a member of phosphatidylinositol 3 kinase family. जो ATM जीन प्रोडक्ट होता है ये फॉस्फाटिडिल 3 काइनेज फैमिली का मेंबर होता है, फैमिली ऑफ प्रोटीन दैट रिस्पॉन्ड टू DNA डैमेज, और ये DNA डैमेज को रिस्पॉन्ड करता है, DNA डैमेज के करेक्शन में मदद करता है बाई फॉस्फोराइलेटिंग अदर प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन DNA रिपेयर। ये क्या करता है, जो प्रोटीन्स DNA के रिपेयर में इन्वॉल्व होती हैं उनका फॉस्फोराइलेशन करता है। इसके अलावा कंट्रोल ऑफ द सेल साइकिल, सेल साइकिल का भी कंट्रोल करता है। The ATM protein participates in pausing the cell cycle at G1 और G2 phase to allow completion of DNA repair. जो ATM प्रोटीन होती है ये सेल साइकिल को अरेस्ट करने का काम करती है। ये G1 स्टेज पे या G2 स्टेज पे कहीं पे भी काम कर सकती है, जहाँ पे DNA में डैमेज हुआ है ये वहीं पे वर्क करेगी और डैमेज को रिपेयर करने का काम करेगी। ये क्या करती है, जहाँ पर भी DNA में डैमेज देखा जाता है, चाहे वो G1 हो चाहे G2 स्टेज हो, ये वहीं पर सेल साइकिल को रोक देती है और DNA के रिपेयर के कंप्लीशन में मदद करती है। Direct DNA sequencing is the method of choice for detection of ATM mutations. ATM mutations को डिटेक्ट करने के लिए डायरेक्ट DNA सीक्वेंसिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ये मेथड ऑफ चॉइस होता है साइंटिस्ट का ATM mutations को डिटेक्ट करने के लिए। If a mutation is identified in a patient with ataxia telangiectasia, अगर कोई भी म्यूटेशन अटैक्सिया टेलेंजैक्टेसिया की पता चलता है, आइडेंटिफाई किया जाता है किसी भी पेशेंट में, सो अदर फैमिली मेम्बर्स मे बी टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ द सेम म्यूटेशंस। तो बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी टेस्ट किया जाता है कि सिर्फ उसी पर्टिकुलर पेशेंट में ये डिसीज़ प्रेजेंट है या किसी और में भी ये सेम म्यूटेशन प्रेजेंट है। Heterozygous carriers of an ATM mutation may also be at increased risk for mantle cell lymphoma, B-cell lymphocytic leukemia और T-cell polymorphocytic leukemia.
अगर हेट्रोजाइगस होता है पेशेंट, हेट्रोजाइगस होमोजाइगस उम्मीद है सभी को पता होगा। अगर ये मैंने कैपिटल टी लिखा तो ये होमोजाइगस है, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है तो ये हेट्रोजाइगस हो जाता है। सेम अगर स्मॉल टी है अगेन ये होमोजाइगस होगा। तो अगर हेट्रोजाइगस कैरियर है कोई एटीएम के म्यूटेशन का तो इस केस में मेंटल सेल लिम्फोमा बढ़ा हुआ मिल सकता है, बी सेल लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया बढ़ा हुआ मिल सकता है और टी सेल लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया भी बढ़ा हुआ मिल सकता है। अब आता है ब्रेस्ट कैंसर 1 जीन, इसको BRCA1 भी बोलते हैं और 17q21 भी बोलते हैं, एंड ब्रेस्ट कैंसर 2 जीन जिसको कि BRCA2 जीन बोलते हैं या फिर 13q12 भी बोलते हैं। Women who carry a mutation in BRCA1 have a 60 to 80% lifetime risk of breast और ovarian cancer। ऐसी विमेंस जिनमें कि BRCA1 में म्यूटेशन होता है उनमें ब्रेस्ट या ओवेरियन कैंसर का लगभग 60 से लेके 80% तक चांस होता है। Men carrying a mutation, especially in BRCA2, have a 100-fold increased risk of breast cancer compared with men without a mutation, as well as increased risk of colon and prostate cancer। अगर किसी मेन में म्यूटेशन हो जाता है, खासकर BRCA2 ब्रेस्ट कैंसर 2 जीन में अगर म्यूटेशन हो जाता है तो जिस मेन में म्यूटेशन नहीं है उससे म्यूटेशन वाले मेन को 100 गुना ज़्यादा खतरा हो जाता है म्यूटेशन का, एज वेल एज इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कोलन एंड प्रोस्टेट कैंसर। उसको कोलन कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। The BRCA1 gene product has a role in embryonic development। जो BRCA1 जीन प्रोडक्ट होता है इसका रोल होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, एंड बोथ BRCA1 एंड BRCA2 जीन प्रोडक्ट में ऑल्सो बी इन्वॉल्व इन DNA रिपेयर। ब्रेस्ट कैंसर के दोनों ही जो जीन्स हैं ये DNA के रिपेयरिंग में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। BRCA1 and BRCA2 इंटरैक्ट विद द RAD51 प्रोटीन। ये एक प्रोटीन होती है, उससे ये ब्रेस्ट कैंसर के दोनों जीन्स जो हैं ये इंटरैक्ट करते हैं, पॉसिबली एज अ कॉम्प्लेक्स टू रिपेयर डैमेज्ड DNA। ये डैमेज्ड DNA को रिपेयर करने के एक कॉम्प्लेक्स की तरह जो दोनों ही ब्रेस्ट कैंसर के जीन हैं ये RAD51 प्रोटीन से इंटरैक्ट करते हैं। 3 mutations, 187 del AG also called 185 del AG and 5382 in BRCA1 and 6174 del IT in BRCA2 occur frequently in particular ethnic populations। ये mutations जो 3 mutations अभी हमने देखे ये तीनों ethnic populations में पाए जाते हैं। These known mutations can be easily detected by a number of targeted assays। अब ये जो mutations हैं, जो 3 mutations जो पता हैं, इनको बहुत सारे targeted assays की मदद से डिटेक्ट किया जा सकता है, including sequence specific PCR and allele specific oligomer hybridization। इसमें मेथड्स आते हैं सीक्वेंस स्पेसिफिक PCR और एलील स्पेसिफिक मेथड होता है ओलिगोमर हाइब्रिडाइजेशन। इसके द्वारा इन म्यूटेशंस को इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है। वॉन हिप्पल लिंडो जीन VHL और 3p26। The von Hippel-Lindau syndrome is now recognized as a genetic condition involving the abnormal growth of blood vessels in organs।
ये एक ऐसा सिंड्रोम है, एक ऐसी जेनेटिक कंडीशन है जिसमें ब्लड वेसल्स एबनॉर्मल तरीके से ग्रो करने लगती हैं। बहुत सारे ऑर्गन्स में एबनॉर्मल तरीके से ब्लड वेसल्स की ग्रोथ हो जाती है, स्पेशली दोज दैट आर पर्टिकुलरली रिच इन ब्लड वेसल्स। खासकर उनमें जो ऑर्गन्स ब्लड वेसल्स में रिच होते हैं उनमें और भी ज़्यादा ब्लड वेसल्स बनने लगती हैं और बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल तरीके से ब्लड वेसल्स ग्रो कर जाती हैं। इट इज़ कॉज्ड बाई म्यूटेशंस इन द VHL जीन। अब ये जो होती है कंडीशन, ये VHL जीन में म्यूटेशन की वजह से देखी जाती है, विच इज़ लोकेटेड ऑन द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 3। आप देख सकते हैं, आपको पता होगा, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी है प्रीवियस लेक्चर्स में, कि नेमिंग कैसे की जाती है क्रोमोसोम की। ये पहला वाला वर्ड क्रोमोसोम नंबर होता है, दूसरा आर्म होता है P स्मॉल आर्म, Q लार्ज आर्म, और ये बैंड नंबर होता है। तो क्रोमोसोम नंबर 3 के शॉर्ट आर्म पे प्रेजेंट होता है। Mutations in the VHL gene are detectable by SSCP। SSCP के द्वारा VHL जीन में अगर म्यूटेशन होता है तो इसको डिटेक्ट किया जा सकता है। And linkage studies have been reported as a method to detect inherited mutations in family members। जो लिंकेज स्टडीज़ हैं, लिंकेज स्टडीज़ के द्वारा अगर बाकी फैमिली मेम्बर्स में भी इस तरीके का म्यूटेशन देखा जाता है, अगर इनहेरिटेड म्यूटेशन है तो उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। डायरेक्ट सीक्वेंसिंग हाउएवर is the preferred method of testing for VHL gene mutations। VHL जीन म्यूटेशंस को टेस्टिंग करने के लिए जो प्रेफर्ड मेथड है वो होता है डायरेक्ट सीक्वेंसिंग। डायरेक्ट सीक्वेंसिंग को आप सबसे आसान तरीके से इस VHL जीन के म्यूटेशन को टेस्ट कर सकते हैं, VHL जीन के म्यूटेशन की टेस्टिंग कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो विज़िट करिए हमारी वेबसाइट ITLS Academy को, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो करिए ITLS Academy को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड लिंक्डइन। सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल ITLS Academy को, और हाँ, बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप ITLS Academy का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड करके आप इजीली ITLS Academy के कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। Thank you for watching. Like this video, share and subscribe to our YouTube channel। अगर आपका कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, then feel free to contact on our helpline number 7080833450। आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं www.itlsacademy.com। वहाँ पर भी जाके आप अपनी क्वेरीज को ड्रॉप कर सकते हैं। So thank you very much. Thank you very much again for watching this session.